मजा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का लेक्चर 2, दैट इज द रेस्पिरेशन। लेक्चर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को पूरा कवर किया था। न्यूट्रिशन में हम लोगों ने डाइजेशन को पढ़ा था, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को पढ़ा था एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को पढ़ा था। ठीक उसी तरीके से हम लोग इस वाले लेक्चर में रेस्पिरेशन को A to Z तक जानते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है, हमारी बॉडी में कैसे रेस्पिरेशन होता है, कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, सारी मैकेनिज्म हम लोग रेस्पिरेशन में पढ़ने वाले हैं। ओके, एंड इसको स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि आपको अपनी नोट्स वाली नोटबुक निकालनी है और उसमें आज की डेट डालनी है, बिकॉज नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे कि मैंने लेक्चर 1 में बताया था कि नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं हमारे बोर्ड्स एग्जाम में। ओके, और कोशिश किया करो कि खुद के नोट्स बनाया करो, लाइक खुद के लैंग्वेज में नोट बनाया करो, आपको जैसे अच्छी लगती है, इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, जो भी आपको लैंग्वेज अच्छी लगती है उस लैंग्वेज में नोट बनाया करो, ताकि जब एग्जाम के टाइम में उस नोट्स को खोलो ना तो आपको अपनी लैंग्वेज में लिखी हुई बातें समझ में आए ज्यादा अच्छे से। ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, स्टार्ट करते हैं। हम लोग रेस्पिरेशन को और अच्छे से जानते हैं। ओके, रेस्पिरेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग को ये पढ़ना है कि व्हाट इज ब्रीदिंग। Yes, breathing and respiration both are very different from each other. Breathing एक अलग mechanism है and respiration is a different mechanism. Okay, and breathing and respiration are different from each other. अब ये breathing क्या होती है? Breathing we simply inhale oxygen and exhale carbon dioxide. That is known as breathing. ये सिंपल सा मैकेनिज्म है, एक सिंपल सा मेथड है जिस मेथड के थ्रू हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। दैट इज नोन एज ब्रीदिंग। हम लोग ब्रीथ करते हैं, वी ब्रीथ एवरी डे। ओके, बट इट इज नॉट कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन नहीं करते हैं हम लोग, इसको कहते हैं ब्रीदिंग। यस, ब्रीदिंग इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, बट ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ओके, चलो समझ में आ गया व्हाट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल किया, देन ऑक्सीजन नेजल पैसेज से हमारे लंग्स में गया, देन लंग्स से वहां पर गैसेस एक्सचेंज हुआ है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में आई है, एल्वियोलाई में आई है, देन हमारे ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकाइज में, एंड देन ट्रैकिया से हमारे नेजल पैसेज से होके बाहर निकली है। हाँ, ये वाले पैसेज भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, चलो, तो ब्रीदिंग इज द सिंपल मैकेनिज्म ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन, हम लोग रेस्पिरेशन की डेफिनेशन को बहुत इजी से जानते हैं कि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ आवर फूड। अब ये फूड और रेस्पिरेशन का क्या आपस में कनेक्शन है भाई, ये कैसे इनकी रिश्तेदारी है? हाँ, ये बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं, फूड एंड रेस्पिरेशन। अच्छा, मम्मी को या फिर किसी को भी कहते हुए सुना है कि खाना खाने से एनर्जी आती है। ठीक है, फूड, अगर तुम मम्मी से कभी भी जाके बोलोगे कि यू आर वेरी टायर्ड और मैं बहुत थक गया हूँ, तो मम्मी कहती हैं कुछ खा लो। ठीक है, या फिर तुमने लंच किया कि नहीं किया, तभी तो तुम टायर्ड हो। ओके, एंड यू विल फील ऑल्सो कि अब जब मतलब आप फुल होते हो तो यू विल फील मतलब मोर एनर्जेटिक। ठीक है, जब आप एम्प्टी होते हो, जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है, ठीक है, बहुत ज्यादा हंगर होता है आपके अंदर, तो आप बहुत टायर्ड फील करते हो। ठीक है, तो फूड का और रेस्पिरेशन का बहुत गहरा नाता है। ठीक है, कैसे है भाई? अब देखो, जो हम लोग ब्रीदिंग में ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, दैट ऑक्सीजन विल हेल्प इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ आवर फूड। वो ऑक्सीजन जाती है हमारे सेल्स में, एंड सेल्स में जाके वो माइटोकॉन्ड्रिया से कांटेक्ट करती है, देन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फूड साइटोप्लाज्म के अंदर जाती है, देन साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाती है, देन फूड का ब्रेक डाउन होता है, देन बनता है, क्या बनता है भाई? एनर्जी बनती है, एटीपीज। एटीपीज पढ़ी है हम लोगों ने लेक्चर 1 में न्यूट्रिशन के। व्हाट इज एटीपी? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज द एनर्जी करेंसी। ओके, चलो, so here the definition is the process of breaking down of food and that we also call oxidation of food. Okay, oxidation of food और breaking down of food। पेन ले लेते हैं हम लोग कोई सुंदर कलर का, व्हाइट ही लेते हैं भाई, व्हाइट से सुंदर कोई कलर नहीं होता। ठीक है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब कि थ्रू ऑक्सीजन हमारा फूड ब्रेक डाउन हुआ है, देन इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगी? एटीपी। Okay, what is ATP? Adenosine triphosphate. Okay, and what is this? Respiratory substrate. ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है भाई? ग्लूकोज। हमारे
बॉडी के अंदर क्या ब्रेक डाउन होता है रॉ फॉर्म में, दैट इज ग्लूकोज, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं भाई, रेस्पिरेशन को बहुत अच्छे से समझना है हम लोगों को, आगे चलते हैं। देन हियर इज स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन कैसे होता है, क्या क्या स्टेप होते हैं, अगर स्टेप समझ लोगे ना तो रेस्पिरेशन बहुत अच्छे से आ जाएगा। ओके फर्स्ट इज ब्रीदिंग। अच्छा ओके एक ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए हम लोग को ब्रीदिंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एक मेथड फॉर एक्सहेलिंग ऑक्सीजन दैट इज ब्रीदिंग, ब्रीदिंग हम लोग करेंगे, दैट इज द राइट थिंग। ओके पेन ले लेते हैं खूबसूरत सा, दैट इज ब्रीदिंग, ठीक है। देन ये जो ब्रीथ की हुई ऑक्सीजन है ये कहां पर जाती है, हमारे लंग्स में जाती है, एंड लंग्स का सबसे एंडिंग पॉइंट दैट इज एल्वियोलाई, ठीक है। अब यहाँ पर लंग्स में जाती है एंड लंग्स के जो एल्वियोलाई, अभी आप जब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि व्हाट इज एल्वियोलाई, व्हाट इज ब्रोंक्यूल, ठीक है। अब ये स्टेप पढ़ लो दैट हम जब ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं देन वो लंग्स में जाती है, लंग्स में देयर आर सेवरल एल्वियोलाइज, ठीक है। एंड एल्वियोलाइज में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, मतलब एल्वियोलाइज के अंदर नहीं होते, एल्वियोलाइज के बाहर बहुत सारे ब्लड वेसल्स सराउंडेड होते हैं, ठीक है। एंड देन वो ब्लड से लंग्स का गैसेस एक्सचेंज होता है। अब हमारे लंग्स में ऑक्सीजन है, ठीक है, एंड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है। एंड देन आप लोगों ने 9th क्लास में ऑस्मोसिस पढ़ा है, ऑस्मोसिस इज द, ऑस्मोसिस क्या होती है भाई, किसी को याद है, जस्ट कमेंट डाउन, ठीक है। ऑस्मोसिस के गैस कहां से ट्रेवल करती है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ओके the process or the pathway of molecule from the higher concentration to lower concentration। अब देखो हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ओके हमारे ब्लड में क्या है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। एंड लंग्स में अभी भी हम लोगों ने ताजी ताजी ऑक्सीजन इनहेल करी है, तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लंग्स के एल्वियोलाई में जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हमारे ब्लड वेसल्स के ब्लड में ज्यादा है। ओके तो अब क्या करेगा, अब यहाँ पर होगी गैसेस एक्सचेंज। ओके गैसेस एक्सचेंज होगी, यहाँ पर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, एल्वियोलाई ऐसा दिखता है, बलून शेप का दिखता है, ठीक है। एंड सिंस सपोज करो ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। अब यहाँ पर ये जो ब्लड वेसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड है, अब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, क्योंकि एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड अभी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन, ये जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन कहां पर ट्रेवल करेगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, मतलब कि ये ब्लड वेसल्स में जाएगा। और इसी तरीके से होंगे गैसेस एक्सचेंज। अभी तक आपने पढ़ा होगा गैसेस एक्सचेंज कैसे क्या होती, क्या होती है भाई, यही होती है गैसेस का जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है उनका एक्सचेंज होना फ्रॉम द ब्लड वेसल टू एल्वियोलाई, ठीक है, उनका एक्सचेंज होना, दिस इज नोन एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। ये सेकेंड वाला प्रोसेस हो गया। देन थर्ड एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स। अब भाई यहाँ पे बॉडी सेल्स कहाँ गया, जब एल्वियोलाई के बाहर वो होती है, क्या होती है भाई, ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स से इंटैक्ट क्या होती है हमारी बॉडी सेल्स। अब यहाँ पे बॉडी सेल्स होंगी कि नहीं होंगी, ये तो भाई मैंने ऐसी रफ टफ बना दी है, बॉडी सेल्स ऐसे दिखती नहीं है, ठीक है, फूल बन गया ये तो। चलो अब यहाँ पर जो हमने ऑक्सीजन इनहेल करी है ब्लड वेसल्स में ही नहीं रुकेंगी, ठीक है, वो कहाँ जाएंगे, हमारे बॉडी सेल्स में जाएंगी। इसको हम लोग सेल को जूम करके बनाए, ऐसे दिखती है कुछ हमारी सेल, ठीक है, सेल्स के अंदर जाएंगी। एंड देन सेल के अंदर होगा सेलुलर रेस्पिरेशन। व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन अभी मैंने आपको बताया, हमारी ऑक्सीजन सेल के अंदर जाएगी, देन सेल के अंदर क्या होगा, हमारे साइटोप्लाज्म में फूड का ब्रेकडाउन होगा एंड फूड का ब्रेकडाउन होके हमारी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। चलो तो ये 4 स्टेप होते हैं, फर्स्ट ब्रीदिंग, देन सेकेंड ब्रीदिंग हम लोग करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, देन ऑक्सीजन कहाँ गई, लंग से ब्लड में गई, ठीक है, देन ब्लड से बॉडी सेल्स में गई और बॉडी सेल्स के अंदर जाके सेल में क्या हुआ, सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके एंड ये चारों स्टेप के थ्रू हमारा रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। सो मैंने बताया था पहले भी कि रेस्पिरेशन इज द बिग मैकेनिज्म, बहुत बड़ा मैकेनिज्म होता है, होता बहुत जल्दी है लेकिन ये पढ़ने में हम लोगों को बहुत बड़ा लगता है। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको जो 4 स्टेप दिए ना, ये 4 स्टेप को याद कर लो और बाकी के मैकेनिज्म तो आपको पता है कि कैसे कैसे क्या क्या एक्सचेंज होता है। ओके सो आई होप इसको आपको इजी लगा होगा ये सारी चीजें।
चलो आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन कितने टाइप की होती है? अरे ये बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, क्लास 8 नहीं पढ़ा होगा। एरोबिक एंड एनारोबिक, ठीक है। एरोबिक क्या होती है? जब रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीट होती है, दैट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। ये तो बच्चों को पता है भाई, ये आप क्या बता रही हैं? तो भाई अभी तक आपको पता था कि हम लोग जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन 8 तक आप सोचते हो कि भाई जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सांस लेते हैं वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन नहीं। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में फूड का ब्रेकडाउन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में फूड का ब्रेकडाउन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। क्योंकि भाई अभी तक तो हम लोग को पता ही नहीं था कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में फूड का ब्रेकडाउन जो ऑर्गेनिज्म करते हैं वो कैसे रेस्पिरेशन कर रहे हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं। एंड जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अपने फूड का ब्रेकडाउन कर लेते हैं, ये कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या होते हैं भाई? वो सर्वशक्तिमान, ठीक है, सर्वशक्तिमान, जो अपना ऑक्सीजन, अपना फूड का ब्रेकडाउन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कर लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं भाई? उनको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। यहाँ मैंने गलती से लिख दिया है प्रेजेंस, इसको काट के मैं यहाँ पर एब्सेंस लिखना चाहूंगी, ठीक है। तो समझ में आ गया है भाई? तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रेस्पिरेशन होता है दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बोले तो यहाँ पर है फूड का ब्रेकडाउन, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपना फूड का ब्रेकडाउन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, समझ में आ गई? प्यारी सी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया दी गई है, इस पे कोई नजर भी नहीं डाल रहा है भाई, ढूंढ के लाती हूँ मैं जिसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे है हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन को समझने की कुछ खास प्रक्रिया। अब देखो यहाँ पर ये ऐसे क्यों भाग रहा है भाई? ये इसके पसीना भी आ रहा है क्योंकि वी नीड, इससे मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि वी नीड एनर्जी। मैं अभी पढ़ रही हूँ, ठीक है, पढ़ाने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, एंड आप अभी पढ़ रहे हो, ठीक है। देन आप क्या क्या करते हो दिन में, डेली लाइफ में अपनी क्या क्या करते हो? सुबह स्कूल जाते हो, देन उसके बाद आपके ट्यूशंस होते हैं, देन पढ़ाई करनी होती है, देन मम्मा घर पे आते ही बोलती हैं कि भाई धनिया ले आओ, दही ले आओ, देन उससे बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है, राइट। एंड ये एनर्जी मिलती कहाँ? ये एनर्जी हमारे फूड के ब्रेकडाउन से मिलती है। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है? अगर हम लोग प्लांट की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वी ऑल नो, ठीक है। प्लांट्स भी क्या करते हैं? प्लांट्स भी ऑलवेज डू एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या प्लांट्स एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं? यस, प्लांट्स आल्सो डू एरोबिक रेस्पिरेशन। अब प्लांट्स में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अगर आपने लेक्चर 1 नहीं लिया है तो लेक्चर 1 यहाँ पर लिंक आ रहा होगा, आप क्लिक करके उसको लेक्चर 1 को अटेंड करिए, ठीक है। लेक्चर 1 के बाद ही ये लेक्चर 2 समझ में आएगा, क्योंकि रेस्पिरेशन इज ऑल अबाउट फूड फूड फूड। और फूड हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है? सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन ने पढ़ा है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन को समझने के लिए न्यूट्रिशन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो, फोटोसिंथेसिस हम लोगों ने पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस क्या होता है भाई? ऐसा मैकेनिज्म जिसमें प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। अब खुद बनाते हैं ये तो सबको पता है, लेकिन हम लोगों ने इसके पीछे की पूरी प्रोसेस पढ़ा है, पूरा मेथड पढ़ा है, पूरा मैकेनिज्म पढ़ा है। सबसे पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को, ठीक है, लाइक सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारे रॉ मटेरियल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, क्या हो गया भाई? पेन नहीं सिलेक्ट हो क्या? तुम सिलेक्ट हो जाओ जल्दी से। कलर चेंज करते हैं भाई, पेन का बहुत बोरिंग हो रखा है। हरा हरा ये है तो हरा हरा पेन लेते हैं। ओके, प्लांट की बात कर रहे हैं। चलो, तो भाई CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, NH2O, वाटर की नीड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है। अब ये क्या बना है भाई? ये क्या बना है? ये हमारा बना है क्या? प्लास्टिड भाई। प्लास्टिड के अंदर क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट बना है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है भाई? क्लोरोफिल की भी नीड होती है। ओके, देन ये क्या करते हैं? अब क्लोरोफिल क्या करेगा? क्लोरोफिल सनलाइट की जो लाइट एनर्जी है उसको ट्रैप करता है। क्या करता है भाई? क्लोरोप्लास्ट सनलाइट की जो लाइट एनर्जी है उसको ट्रैप करता है, ठीक है, और उसमें अपना मतलब दिमाग लगा के उस लाइट एनर्जी को
केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। ये हम लोगों ने लेक्चर 1 में पढ़ा था, ठीक है, सबको याद होगा। चलो, तो अभी क्लोरोप्लास्ट ने अपना क्लोरोप्लास्ट ने अपना काम किया क्लोरोफिल की हेल्प से, ठीक है। देन यहाँ पर CO2 है, H2 है। देन ये पूरे मैकेनिज्म के बाद हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। क्या मिलता है भाई? फूड मिलता है। हमें नहीं मिलता, प्लांट को मिलता है। प्लांट को इतना सब कुछ करने के बाद ये चीज मिलती है ग्लूकोज, क्योंकि भाई प्लांट हमारे जैसे नहीं है। प्लांट का मन किया, भाई भूख लग रही है रात बेरात, तो उन्होंने फोन करके या फिर स्विगी जोमेटो करके खाना नहीं मंगा सकते वो, ठीक है ना, किचन में जाके खाना बना सकते हैं। प्लांट को खाना खुद बनाना पड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब प्लांट जब खाना बनाते हैं तो दे प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, और ग्लूकोज के साथ उनको कुछ मिलती है भाई, क्या मिलती है? ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। प्लांट ऑलवेज इनहेल CO2 एंड ऑलवेज एक्सहेल O2, ठीक है। जस्ट लाइक अस हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उल्टा प्रोसेस करते हैं। वी इनहेल ऑक्सीजन एंड वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन प्लांट उल्टा करते हैं। प्लांट क्या करते हैं? प्लांट CO2 एक्सहेल करते हैं, O2 रिलीज करते हैं। दैट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। देन ये भैया यहाँ पर प्यारा सा माइटोकॉन्ड्रिया क्यों बनाया है पिंक कलर का? वो भी क्यों माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए बनाया है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही फूड का ब्रेकडाउन होता है। अब यहाँ होगा फूड का ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, देन उससे क्या निकलेगी भाई? ATPs। ATP इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और वी कैन सी एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी, ओके। अब यहाँ पर फूड का ब्रेकडाउन हो गया है, देन यहाँ पर कुछ और भी चीजें निकलती है, जैसे कि हमारा CO2 भी प्रोड्यूस होता है और H2O भी साथ साथ प्रोड्यूस होता है। अब यही CO2 और H2O को एक्सहेल करके फिर से खाना बना सकते हैं। तो पूरी साइकिल एरोबिक रेस्पिरेशन ये प्लांट की मदद से समझा है, हम लोग के अंदर भी होता है। अभी हम लोग आगे NCERT में जो आपके में चार्ट दिया गया है, बहुत ट्रिकी सा लग रहा होगा, उसको पेज पलट के देखो भाई, एक बहुत बड़ा सा चार्ट दिया गया होगा, बहुत ट्रिकी लग रहा होगा, उसमें एरो 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 है, पता नहीं क्या लिखा है, तो अब इसको भी समझने वाले हैं। ये प्लांट में एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है समझ लिया, इसी तरीके से हम में भी होता है, ठीक है। हमारे अंदर भी खाना जाता है, देन हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन यहाँ पर हुआ है, उसका सेलुलर रेस्पिरेशन प्लांट का, हमारे अंदर भी सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ऐसे ही फूड का ब्रेकडाउन होता है और ऐसे ही ATP रिलीज होती है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, बढ़े आगे, आओ दोस्तों चले। ओके, ये है, इस चार्ट की बात कर रही थी मैं, और कोई नहीं, यही है वो जिसने बच्चों को परेशान कर रखा है। कौन सा कलर लिए? ऑरेंज लेते हैं इस बार। चलो, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। अब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बहुत तरीकों से होता है। अब ये अलग अलग तरीके क्यों है? ये एक ऑर्गेनिज्म की बात नहीं करने वाले, ये सारे ऑर्गेनिज्म, ब्रह्मांड में जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, हम सब की बात करेंगे आज, ठीक है। इंसानों से लेके, जानवरों से लेके, माइक्रोब से लेके, सबकी इसी चार्ट के द्वारा, ठीक है। चलो भाई, हमें पता है कि जब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज इज द 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब जब वो ब्रेक डाउन होता है तो दे विल फॉर्म, ठीक है, ग्लूकोज विल फॉर्म, ग्लूकोज जब साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन हुआ तो इट विल फॉर्म इनटू पायरोवेट। पायरोवेट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ग्लूकोज पायरोवेट तो बन गया, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद वो डिसाइड करेगा कि उसके पास ऑक्सीजन है कि नहीं है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये कहाँ होता है भाई? ये होता है ईस्ट में। कहाँ पर होता है? ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट में। जिससे कि भाई ईस्ट का बहुत अच्छा यूज पढ़ा था हम लोगों ने, कहा? न्यूट्रिशन में। ईस्ट क्या करता है भाई? क्या करता है ईस्ट? कहाँ पर यूज करते हैं ईस्ट? हम लोग बेकिंग में यूज करते हैं। जब भी कोई चीज बेक कर रहे होते हैं, ठीक है, जब भी कोई चीज फर्मेंट करनी होती है, जैसे कि मम्मा छोले भटूरे बनाती हैं, ठीक है, तो छोले भटूरे में एक छोले का जो भटूरे का जो आटा होता है उसमें थोड़ी सी ईस्ट डालती हैं, ठीक है, इसको थोड़ी देर सेटल डाउन करने को रख देती हैं। देन वो थोड़ी देर जो थोड़ा सा आटा होता है भाई, वो बहुत ज्यादा बन जाता है, बहुत बड़ा सा डो बन जाता है, ठीक है। वो किसकी वजह से होता है? फर्मेंटेशन की वजह से होता है। फर्मेंटेशन का प्रोसेस लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं,
चलो बार बार पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब चलो भाई, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में होता है, ईस्ट की हेल्प से पढ़ेंगे भाई। ईस्ट में क्या होता है, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में पाइरूवेट का ब्रेक डाउन होगा तो क्या क्या चीजें बनेंगी, तो पहली चीज बनती है एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल बनती है। देन बनता है भाई कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल इज द 2 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। देन बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज होगी सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, आपने देखा होगा उस डो को, उस डो जिसकी बारे में बात कर रहे थे भाई, अगर उस डो की बात करें तो वो डो फूल जाता है भाई। वो किसकी वजह से फूलता है, उसमें कुछ सैक्स बन जाते हैं, एयर सैक्स बन जाते हैं, और उस एयर सैक्स में क्या फिल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड फिल होती है, क्योंकि भाई ईस्ट जब अपना फूड का ब्रेक डाउन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करता है। समझ में आ गया। अगर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फूड का ब्रेक डाउन हो रहा होगा तो हमें 3 चीजें देखने को मिलेंगी। एनर्जी, एनर्जी इज कांस्टेंट, सब में देखने को आपको मिलेंगी। कौन से 2 अदर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे, एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया। चलो अब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें भाई, हमारे अंदर, प्लांट के अंदर, या फिर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, इनके अंदर क्या होता है भाई, अब पाइरूवेट ब्रेक डाउन होगा किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया वो जो अभी 9th क्लास में पढ़ी होगी यार, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल इसीलिए बोलते हैं भाई ये एनर्जी बनाती है। एनर्जी 9th में मैम ने इतनी पढ़ाया था कि वो एनर्जी बनाती है, लेकिन हम पढ़ाएंगे कि वो कैसे एनर्जी बनाती है, ऐसे बनाती है एनर्जी। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, पाइरूवेट जब ब्रेक डाउन हुआ तो क्या क्या प्रोड्यूस हुआ, सम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, ठीक है। देन वाटर प्रोड्यूस हुआ एंड देन सम एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एनर्जी तो भैया कॉमन है। वाटर प्रोड्यूस होता है थोड़े अमाउंट में, और थोड़े अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे अंदर जब माइटोकॉन्ड्रिया अपना कार्य करके फूड ब्रेक डाउन करती है तो 3 चीजें फॉर्म होती है। एनर्जी, जिस एनर्जी की हेल्प से मैं पढ़ा रही हूँ और तुम लोग पढ़ रहे हो और तुम लोग दिन भर के कार्यक्रम करते हो, ठीक है। एंड देन वाटर ही प्रोड्यूस होते हैं थोड़े अमाउंट में, और थोड़े अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है। आई होप ये वाला चार्ट और इजी लग रहा होगा आपको, ठीक है। अगर नहीं लग रहा है तो एनसीईआरटी में ये सारी चीजें जो मैंने लिखी है वो एनसीईआरटी में लिख लो, मतलब लिखी क्या है, जैसे समझाई है उसको अपनी लैंग्वेज में लिख लो, ठीक है। अब तीसरा, अब ये तीसरा कौन सी, मतलब ये तीसरा कौन सा कंडीशन है, ये तीसरा कंडीशन है लैक ऑफ ऑक्सीजन, जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है। पहला तो भाई तुम्हारे पास 3 ऑप्शन थे, पहला जिसमें ऑक्सीजन है, दूसरा जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, और तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन है और नहीं भी है, मतलब दोनों है। मतलब ऑक्सीजन है लेकिन उतना नहीं है जितना हमारी बॉडी को नीड है, जितना हमें चाहिए, ठीक है। इसको बनाने से पहले जस्ट ड्रिंक वाटर, इट इज अ रिमाइंडर, आप भी पी लें। पानी पीते रहना चाहिए भाई। चलो, हाँ, तो हम लोग क्या बात करते हैं भाई, लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब हम लोग, अब इसको पहले इसको चार्ट को भूल जाओ। अब अपने आप को कभी सोचो, जैसे कि कभी रनिंग करा होगा, ठीक है, या फिर स्कूल में बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, या फिर कुछ भी दौड़ के काम करते हो भाई, कोचिंग में लेट हो गए हो, ठीक है, ट्यूशन में लेट हो गया हो तो दौड़ के ट्यूशन जाते हो, ओके। मतलब कुछ भी काम जो हरी में करा जाता है, जल्दी में किया जाता है, ठीक है, उसकी वजह से भाई हम लोग मतलब बहुत टायर्ड हो जाते हैं और हमारी सांस भाई फूलने लगती है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में हमारे बॉडी में नहीं जा रहा होता है, और उसकी वजह से आपने बहुत सारी एक्सरसाइज करी है, सुबह उठ के भाई जोश में हो कि भाई आज से हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, संडे है, चलो मंडे है, आज से एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सुबह 5 बजे उठे, 4 बजे उठे, 1-2 घंटे एक्सरसाइज करी, फिर जो भाई पैर में दर्द होती है, फिर जो हाथ में दर्द होती है, तो उसका मतलब दैट इज स्वीट पेन, ठीक है, स्वीट पेन होता है। मतलब पेन तो बहुत तेज होता है लेकिन अच्छा भी लगता है भाई, स्वीट पेन। तो ये पेन क्यों होता है, ये पेन होता है भाई कि हमारी मसल्स में ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में नहीं जा रही है, ठीक है, वहां पर होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो इसमें जब पाइरूवेट ब्रेकडाउन होती है इस दौरान, तो वहां पर क्या रिलीज होता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इज द 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और कुछ एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट बिकॉज वहां पर लैक ऑफ ऑक्सीजन था, एंड जो ये लैक्टिक एसिड रिलीज होती है दैट इज द कॉज ऑफ पेन। हमारे जो मीठे वाले दर्द का कॉज है वो यही लैक्टिक एसिड है। समझ में आया, ठीक है।
चलो तो बता देना सबको, अपने दोस्तों को कि भाई दर्द क्यों होता है तुम्हारे पैर हाथों में एक्सरसाइज करने के बाद, लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। ओके, तो हम लोगों ने 3 कंडीशन पढ़ी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा साइटोप्लाज्म में तो पायरुवेट बनेगा। पायरुवेट में बनेगा तो अगर जिसके पास ऑक्सीजन है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमारा क्या क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। देन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। देन लैक ऑफ ऑक्सीजन, जहां पर ऑक्सीजन होगी भी और नहीं भी होगी, मतलब कम होगी, सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होगी, वहां बनेगा लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। अब इन प्रोडक्ट्स को आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रोडक्ट्स एमसीक्यू के तौर पे पूछे जाते हैं, 1 वर्ड आंसर के तौर पे भी पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन, ये चार्ट आपको इतना ट्रिकी दिया होगा आपके बोर्ड एग्जाम में, इससे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हो। आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, आगे बढ़ना है अबाउट द एनारोबिक रेस्पिरेशन। भाई एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब फूड का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 चीजें आती हैं भाई, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन वो ईस्ट वाला पढ़ा था अभी हम लोगों ने, ईस्ट का ब्रेक डाउन होता है, एथेनॉल बनता है, देन कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, देन एनर्जी रिलीज होती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। ओके, एंड देन एरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल। अभी जब हम लोगों ने लैक ऑफ ऑक्सीजन पढ़ा था मसल सेल्स में भी, ठीक है, दैट विल आल्सो काउंट इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। चलो अब हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं भाई, डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट। अब चार्ट भाई चाहे मतलब बायोलॉजी में तुम जिस भी चैप्टर को पढ़ो, चार्ट जो होते हैं ना, आपने देखा होगा बायोलॉजी की बुक में बहुत सारे चार्ट दिए रहते हैं फालतू में, तो वे फालतू में नहीं दिए रहते, वो आपके लर्निंग वाले मेथड को इजी बनाने के लिए दिए रहते हैं कि सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पर दी जाए, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू ग्रैब ऑल द थिंग्स। हम लोग कौन सा कलर ले, आई एम वेरी कंफ्यूज, येलो ले लेते हैं। चलो ओके, तो पहले हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, हम लोग कुछ फीचर्स पढ़ेंगे, ठीक है, एंड फीचर्स की हेल्प से डिफरेंशिएट करेंगे। इसको हम लोग यहाँ रख देते हैं, चलो। अब पहले तो फीचर है O2 रिक्वायरमेंट। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या O2 की रिक्वायरमेंट होती है? तो भाई हम लोग को पता है एरोबिक में O2 रिक्वायर्ड होता है और एनारोबिक में नहीं रिक्वायर्ड होता। दैट इज द वेरी बच्चों वाली थिंग, इसको पढ़ना भी नहीं था, ठीक है। अब ये कहां पर होता है, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहां पर होता है? तो एरोबिक रेस्पिरेशन विल ऑलवेज अकर इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, और एनारोबिक रेस्पिरेशन देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अभी तक आपको नहीं बताई है, दैट एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑलवेज अकर इन साइटोप्लाज्म ओनली, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। ब्रेकडाउन कैसा होगा भाई? यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का, ठीक है, और यहाँ पर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। अभी तो भाई ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन ना होने का कुछ तो नुकसान होगा। एंड प्रोडक्ट क्या मिलते हैं भाई? एंड प्रोडक्ट मिलता है CO2 and H2O, हम लोग को पता है भाई ऑलरेडी। और यहाँ पर भी क्या मिलता है? एंड प्रोडक्ट CO2 और H2O और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होती है भाई एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से? तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP एनर्जी रिलीज होगी। 38, 40 में 2 कम, 38, 40 में 2 कम, 38। एंड यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 ATPs रिलीज होती हैं फ्रॉम द 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो ये सिंपल सा चार्ट था, ये 5 डिफरेंसेस थे। ये आपके अगर लॉन्ग आंसर्स में भी आते हैं तो उसको आप सेंटेंस फॉर्म करके लिख सकते हो। जैसे मैंने 1 वर्ड में लिखा है तो आप सेंटेंस फॉर्म करके लिख सकते हो एंड आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। बस ये 5 फीचर याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे भाई हम अपनी तो बात कर लेते हैं, लेकिन भाई बेचारों प्लांट की बात नहीं करते हैं। तो प्लांट कैसे रेस्पिरेशन करते हैं? हमने अपनी बात तो कर ली, हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन हम लोग को प्लांट का पता है, अभी हम लोगों ने एरोबिक रेस्पिरेशन में पढ़ा। लेकिन ये ऑक्सीजन इनहेल कैसे करते हैं? तो देयर आर सेवरल वेज ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन। तो पहला तो है भाई ये अपने रूट हेयर से करते हैं, दूसरा है ये अपने स्टोमेटा से करते हैं, तीसरा है ये अपने लेंटिसेल से करते हैं। व्हाट इज स्टोमेटा, लेंटिसेल्स एंड रूट्स? ये क्या बकवास कर रही हैं आप? बकवास नहीं कर रही हूँ। रूट हेयर्स आपने देखे होंगे कि प्लांट्स में रूट्स होते हैं। प्लांट की बात कर रहे हैं तो भाई हम कौन सा कलर चूज करेंगे? ग्रीन कलर चूज करेंगे, ठीक है। अब प्लांट्स की बात करें तो भाई प्लांट्स में जैसे कि ये स्टेम है, ठीक है, ये नीचे रूट्स हैं
अब रूट्स में भी छोटे छोटे क्या होते हैं भाई, हेयर्स होते हैं। तो कभी कभी मतलब अक्सर, ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स अपनी ऑक्सीजन रूट हेयर से इनहेल करते हैं। ओके, देन क्या करते हैं भाई, कुछ चीजें, कुछ ऑक्सीजन वो लेंटिसेल्स क्या होती हैं, आपने ये ट्री की बार्क देखी है, ट्री की बार्क में कुछ दरारें होती हैं, ठीक है, जैसे रिलेशनशिप में दरार आ जाती है, वैसे ट्री की बार्क में कुछ दरारें होती हैं, दैट इज कॉल्ड लेंटिसेल्स, ठीक है। फिर लेंटिसेल्स की हेल्प से भी ऑक्सीजन अंदर जाती है। अब ये खुला है भाई, पैसेज खुला है तो अंदर जाएगी ऑक्सीजन। ओके, एस्टोमेटा सबको पता है यार, लेक्चर 1 में इतनी अच्छे से पढ़ाया है ना कि कभी भूल नहीं सकते हो चाह कर भी। स्टोमेटा क्या होती है भाई, स्टोमेटा इज प्रेजेंट ऑन लीफ, ठीक है, पोर स्ट्रक्चर होते हैं, ये गार्ड सेल की मदद से ओपन और क्लोज होते रहते हैं, यहाँ से भी गैस एक्सचेंज होता है। तो ये अभी हम लोगों ने इतना जाना है कि प्लांट में ऑक्सीजन आता कहाँ से। अब प्लांट में ऑक्सीजन आ गया तो ब्रेक डाउन कैसे होगा, ये हम सबको पता है। प्लांट में ब्रेक डाउन कैसे होगा, सेल तक जाएगा, देन सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या क्या होगा भाई, फूड का ब्रेक डाउन, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, एंड ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होके एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रिलीज होगी। चलो ओके, अब हमें पढ़ना है रेस्पिरेशन इन एनिमल। दोबारा से रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में क्या क्या पढ़ना है, पहले तो पढ़ना है रेस्पिरेटरी ऑर्गन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। अगर आपके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है तो उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, क्या क्या खास बात होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्वालिफाई हो पाएगा, अदरवाइज आई एम सो सॉरी। चलो इसको उठा के यहाँ रखते हैं बिकॉज दिस इज डिस्टर्बिंग अस। चलो पहला तो है भाई लार्ज सरफेस एरिया टू गेट इनफ ऑक्सीजन। सबसे पहले हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन, हमारे अंदर क्या होता है भाई, रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट इज हमारे अंदर पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, एंड ठीक है, एंड द मेन ऑर्गन इज लंग। तो भाई लंग्स का लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए जिससे कि ऑक्सीजन क्या हो सके भाई, टू गेट इनफ ऑक्सीजन, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन एक बार में चली जाए, ठीक है। तो लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, हमारे लंग्स में है। ओके, थिन परमिएबल एरिया फॉर इजी परमिएबिलिटी ऑफ गैसेस। अभी हमने पढ़ा है कि भाई हमारी एल्विलाई कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है, उसके अराउंड क्या होती है भाई, ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ये कह रहा है जो एल्विलाई होनी चाहिए, एल्विलाई में ये थिन परमिएबिलिटी मेम्ब्रेन होनी चाहिए। एल्विलाई की जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर कवरिंग होती है, वो थिन होनी चाहिए जिससे कि इजी, अगर भाई गैसेस एक्सचेंज होनी है तो भाई कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए ना जो परमिएबल हो, जिससे गैस आर पार हो सके। तो थिन होनी चाहिए बहुत, जिससे इजीली गैस आर पार हो सके, ठीक है। तो हमारे एल्विलाई में वो है, हम लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे एल्विलाई में थिन परमिएबल एरिया होना चाहिए, तो थिन परमिएबल एरिया है। देन अबंडेंट ब्लड सप्लाई, हमारे एल्विलाई के आसपास ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स बहुत सारी होती हैं और होनी चाहिए, ठीक है। इनके दिए गए चार्ट के अनुसार रेस्पिरेटरी ऑर्गन की खास बात में तो सबसे तीसरी बात आती है अबंडेंट ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होना चाहिए, और हमारे जो एल्विलाई है उसमें होती है, ठीक है। सो ये कैरेक्टरिस्टिक, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ऑफ अ गुड रेस्पिरेटरी ऑर्गन, अच्छा रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ओके, अगर ये खास बात नहीं होंगी तो योर रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज नॉट अच्छा। पानी पीते रहें। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है भाई एक्वाटिक एनिमल्स। अब ये भाई बचपन में मेरे मन में भी ये सवाल आता था, हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, अगर हम लोग को किसी ने पानी में डाल दिया तो हम लोग सांस कैसे लेंगे। लेकिन दूसरे एस्पेक्ट से देखो कि भाई बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स ऐसे, फिश ही नहीं है, एक्वाटिक एनिमल्स बहुत सारे हैं, वो पानी में सांस कैसे लेते हैं। तो पानी में सांस लेना अब उनकी अलग खास बात है, ठीक है। तो यही पढ़ने वाले हैं भाई रेस्पिरेशन एंड एक्वाटिक एनिमल। अब देखो सब में रेस्पिरेशन इज अ फूड ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड सब में ऐसे ही होगा। अब यहाँ पर हमने जाना है कि वो ब्रीथ कैसे करते हैं, ठीक है, ब्रीथ कैसे करते हैं, ऑक्सीजन एक्वायर कैसे करते हैं। सुंदर सा मैंने यहाँ पर वो बनाया भाई दृश्य, ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स। ये देखो मछलियां तैर रही हैं बहुत सारी, ये तो टेरेस्ट्रियल एनिमल है भाई, इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने आसपास इनके पेड़ हैं, पौधे हैं, इन्होंने सांस ली, ऑक्सीजन अंदर चली गई, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लिया, दैट इज वेरी इजी। लेकिन भाई इन मछलियों का क्या होता है,
तो इन मछलियों का भी कुछ करना पड़ेगा ना। तो आपको पता होगा भाई, अगर आप मतलब आप अच्छे से पढ़ते होगे चीजें, तो आपको पता होगा कि हमारे ऑक्सीजन की अमाउंट, ठीक है, ऑक्सीजन की अमाउंट पानी में कम, और हमारे एनवायरमेंट मतलब हमारे एटमॉस्फेयर इन द सेंस बात करें हम लोग, देयर आर हमारे एटमॉस्फेयर की बात करें जो एयर वाली लेयर होती है, ठीक है, तो हाइड्रोस्फेयर की कंपैरिजन अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो वहां पर ऑक्सीजन अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा होगा और यहाँ पर ऑक्सीजन कम होगा। ओके, अब इसकी हेल्प से देख लेते हैं क्या, एक्वेटिक एनिमल यू डिजोल्व ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व होती है, एक्वेटिक एनिमल उसको ही एक्वायर करते हैं, ठीक है। इनको कहाँ से ऑक्सीजन मिलती है, ऐसा नहीं है कि बाहर आके सांस लेके फिर पानी के अंदर चले जाए, नहीं, ये बहुत टफ हो जाएगा भाई। ओके, और इनकी जान को भी खतरा हो सकता है, मतलब जान को इन द सेंस भाई हम इंसान इतने वो है, क्रूअल है, ठीक है, मछली दिखी, मछली को ले आए, मार दिया, काट दिया, खा लिया। आई डोंट ईट फिश, दैट्स वाई। ओके, चलो, एक्वेटिक एनिमल्स भाई डिजोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ठीक है। अब कैसे इनहेल करते हैं, जैसे कि हमें पता है कि भाई अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है तो हाइड्रोस्फेयर में भी ऑक्सीजन होगा भाई, पानी में होगा ऑक्सीजन, ठीक है। देन अगर हम लोग एयर की कंपैरिजन बात करें, पानी में ऑक्सीजन बहुत कम होता है, एयर में अबंडेंट फॉर्म में ऑक्सीजन है, बट पानी में लेस कंपैरिजन टू एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर में बहुत कम ऑक्सीजन होता है, ठीक है, यहाँ बहुत ज्यादा है, यहाँ बहुत कम है। तभी आपने फिशेस को देखा होगा, मतलब मोस्टली हम लोग फिशेस ही को देखते हैं एज अ एक्वेटिक एनिमल, मतलब हम लोग देखते हैं, ऐसे होते तो बहुत सारे हैं लेकिन हम लोगों ने देखा फिशेस को है, हाँ, मतलब बहुत से लोगों ने ऑक्टोपस वगैरह को देखा हुआ, बट मोस्ट ऑफ द घर में, मोस्ट ऑफ द पब्लिक प्लेसेस में एक्वेरियम्स पाए जाते हैं, पॉन्ड्स पाए जाते हैं, तो वहाँ हम लोग फिशेस को देखते हैं। तो फिशेस बहुत जल्दी जल्दी, मतलब ऐसे उनका फेस रहता है, मतलब ऐसे उनके लिप्स रहते हैं, और ऐसे बार बार वो ऐसे ऐसे करा करती हैं, ठीक है। तो वो क्यों करती हैं भाई, क्योंकि भाई वो अपने माउथ से ही ऑक्सीजन इनहेल करती हैं, ठीक है, उनके पास नॉस्ट्रल्स नहीं रहती हमारी तरह, वो अपने माउथ से ही ऑक्सीजन इनहेल करती हैं, एंड थ्रू माउथ दे इनहेल ऑक्सीजन, पूरा एक ऑक्सीजन इनहेल नहीं करती हैं, वो क्या करती है भाई, पानी को इनहेल करती हैं, ठीक है, पानी को इनहेल करती है। एंड देयर आर गिल स्लिट्स, जैसे हमारे अंदर लंग्स होते हैं, दे हैव गिल स्लिट्स, ठीक है, उनके अंदर गिल स्लिट्स होती हैं, वो पानी को यहाँ से मुंह से इनहेल करती है। देन गिल स्लिट्स से जो यहाँ पर इनके मैं दिखा दूं, यहाँ पर मैंने बनाया भी हुआ है, मछली को जूम करके दिखाऊं मैं, ये देखो, ये होती है इनकी गिल स्लिट्स, ठीक है। तो ये गिल स्लिट से पानी अंदर लेती है, मतलब मुंह से पानी अंदर लेती है, और गिल स्लिट से क्या कर देती है भाई, बाहर निकाल देती है ऑक्सीजन। देखो ये पानी के थ्रू अंदर गया, एंड जो बचा हुआ पानी है, मतलब कि पानी अंदर लिया मुंह से, ठीक है, देन ऑक्सीजन को उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, ऑक्सीजन जितनी रिक्वायर्ड थी ले लिया, देन गिल स्लिट से पानी बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो दिस इज द वे जिससे कि हमारे एक्वेटिक एनिमल क्या करते हैं भाई, पानी को अंदर लेते हैं। अब यहाँ पर भी गैसेस एक्सचेंज होती है, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज कैसे होगी, थ्रू द डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन से होगी, डिफ्यूजन एंड फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जो मतलब जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, इनके गिल स्लेट्स में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ओके, गिल स्लेट से पानी बाहर निकाला, ठीक है, पानी बाहर निकाला, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकाल लिया, और जितना भी कार्बन ऑक्सीजन अंदर लिया था वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। ओके, चलो बात करते हैं भाई, हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया है फिश के बारे में बात कर ली, एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में बात कर ली, ह्यूमंस की बात कर ली है। अब ह्यूमन का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ओके, अच्छा, एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर आई सेड कि दैट द प्रोसेस इज ऑस्मोसिस, नो ऑस्मोसिस नहीं, डिफ्यूजन होता है, ठीक है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन। जब गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस में डिफ्यूजन इन्वॉल्व होता है, ठीक है, फ्रॉम ट्रैवल होता है उसका फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक, ठीक है। चलो यहाँ बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत इजी होता है भाई, जो जिस ऑर्गन के थ्रू, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन होते हैं ना, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वैसे ही रेस्पिरेशन में जितने भी ऑर्गन हेल्प करेंगे दैट टुगेदर विल फॉर्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा क्या क्या होता है भाई, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में नॉस्ट्रल्स, ये नाक जिससे हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ठीक है, देन फेरिंग्स हमारा, ओके, देन होता है लैरिंग्स हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, इसके हेल्प से हम लोग बोल पा रहे हैं, ओके, देन होता है ट्राकिया,
ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं, जहां से हमारी विंड ट्रैवल करती है, और यही ट्रैकिया ब्रांच फॉर्म में हमारे लंग्स में खुलते हैं। ये दिख रहा है, ये ट्रैकिया आ रहा है यहाँ पर, और ये ब्रांच फॉर्म में यहाँ पर खुल रहा है। पेन ले लेते हैं भैया, यहाँ पर पिंक पेन नहीं है क्या? डार्क पिंक है, लाइट पिंक लेते हैं थोड़ा सा। हाँ वेरी गुड, यही वाला। चलो ओके, तो भाई ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया यहाँ पर जाके ये ब्रांच फॉर्म में खुल रहा है, ठीक है। और ये ब्रांचेस के मतलब ये जो ब्रांच होती जा रही है, अलग अलग नाम भी है इसका। हो विद पेन हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देन ट्रैकिया के बाद आते हैं, ट्रैकिया के बाद आता है ब्रोंकाई, ठीक है, जहां से ये ब्रांच होना शुरू होता है, दैट विल नोन एज ब्रोंकाई। एंड ब्रोंकिया जब ब्रांच होता है तो दैट विल फॉर्म ब्रोंकियोल्स, ठीक है। अब देखो इसको जूम करके दिखाया है भाई, ब्रोंकाई ब्रोंकियोल, यहाँ पर एक लंग को जूम करके दिखाया है। ये जो ब्रोंकाई होती है, ठीक है, ये ब्रांचेस ऑफ विंड पाइप, विंड पाइप के ब्रांचेस को ब्रोंकाई बोलते हैं, और ब्रोंकियोल्स होती हैं ब्रोंकाई के ब्रांचेस को ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, दैट विल बी इजी। और ब्रोंकियोल्स के जो सबसे लास्ट में होते हैं, दैट विल द बलून लाइक स्ट्रक्चर नोन एज एल्वियोलाई, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं भाई? एल्वियोलाई बोलते हैं। ये बलून लाइक सैक होते हैं। एल्वियोलाई एल्वियोलाई इतनी देर सुन रहे, तो यही होता है एल्वियोलाई, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यहीं से ही गैसेज एक्सचेंज होता है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब एल्वियोलाई को ये समझाएगा कि एल्वियोलाई क्या होता है। तो एल्वियोलाई, द थिन वॉल ऑफ एल्वियोलाई आर क्लोजली सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ये अभी बता रहे हैं, हम लोग को पहले से पता है कि भाई ये जो हमारी एल्वियोलाई होती है, इनकी थिन वॉल ब्लड कैपिलरीज से सराउंडेड होती हैं, बिकॉज हमारे गैसेज एक्सचेंज ईजी हो पाए। ओके, हम लोगों ने ऑक्सीजन लिया, देन विंड पाइप पे गया, देन ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई में गया, देन ब्रोंकियोल्स में गया, देन एल्वियोलाई में गया, ठीक है। अब एल्वियोलाई को जूम करके भाई देखें क्या होता है। ये ब्रोंकियोल है, ठीक है, एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई है, ब्लड कैपिलरीज है, बॉडी सेल्स है। मैं ऐसे ही डायग्राम बनाया था, नक्की नहीं, मतलब गंदा बना था थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे ही समझाया था कि नहीं समझाया था कि एल्वियोलाई होता है, देन ब्लड कैपिलरी होती है, देन बॉडी सेल्स होता है। अब देखो भाई, हमने जो ऑक्सीजन अब हाँ, हमने जो ऑक्सीजन लिया वो तो हमारे एल्वियोलाई तक पहुंच गया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है हमारे ब्लड कैपिलरीज, और ब्लड कैपिलरीज में क्या होती है भाई? रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है भाई? जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन की हेल्प से ही ऑक्सीजन बॉडी सेल तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन हैज अ हाई एफिनिटी टू बाइंड विद ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड कर लेगा, कहेगा आओ चलो 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 बॉडी सेल तक चलते हैं, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन ऐसे ऑक्सीजन का हाथ पकड़ेगा और उसको ऐसे से लेके जाएगा बॉडी सेल तक, ठीक है, और बॉडी सेल में ट्रांसफर कर देगा और कहेगा जाओ बॉडी सेल के साथ जो करना है कर लो। मतलब बॉडी सेल क्या करेगी भाई? यहाँ से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेगी, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्यों बोलते हैं इसको? इसको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है भाई? ऑक्सीजन को लेके जाता है बॉडी सेल तक। अगर ये ना होता तो ऑक्सीजन वहां तक पहुंच ही ना पाती, मर जाते हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। एक तो पेन के साथ ये चलता नहीं है, पता नहीं क्या खराबी है इसके साथ। चलो, आरबीसी है भाई, हीमोग्लोबिन है, देख लिया है हमने। हीमोग्लोबिन अभी बता रहा है, बहुत लेट बताता है भाई। हीमोग्लोबिन की हेल्प से वो क्या जाएगा भाई? बॉडी सेल तक जाएगा। ऑक्सीजन तो यहाँ तक चली गई थ्रू द डिफ्यूजन, ठीक है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक चली गई, ठीक है। हमारे सेल्स में क्या था भाई? लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर क्या है भाई? CO2 अबंडेंट अमाउंट में है। यहाँ पर क्या है भाई? CO2 अबंडेंट अमाउंट में है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर O2 अबंडेंट अमाउंट में है। O2 बहुत है यहाँ पर, और यहाँ CO2 बहुत है। अब O2 का काम बनता है कि जहां बहुत है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक ट्रेवल करे। अब CO2 हमारे बॉडी सेल्स में ज्यादा है, तो वो कहाँ तक जाएगा भाई? वो जाएगा हमारे एल्वियोलाई तक, ठीक है। और यहाँ पर ही होता है गैसियस एक्सचेंज। क्या होता है भाई? गैसियस एक्सचेंज। चलो आगे बढ़े इसको भाई।
तो हो गया भाई गैसेस एक्सचेंज, ऐसे ही होता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई से जाएगा ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स से ब्रोंकिया, ब्रोंकिया से विंड पाइप, देन हमारा नॉस्ट्रल से होके बाहर निकल जाएगा। एंड दैट इज द होल मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। चलो, तो बस हमारा लेक्चर इतना ही था भाई, हमें जानना था कि रेस्पिरेशन होता क्या है, कैसे होता है। दैट्स ऑल अबाउट रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। एंड रेस्पिरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आफ्टर न्यूट्रिशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सेवरल क्वेश्चन, अभी हम लोग इसके चैप्टर खत्म होने के बाद से क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसको तो मैंने एज अ रिविजन पढ़ाया है, मतलब रिवीजन नहीं भाई, बहुत डीपली पढ़ाया है इसको। आप लोग अपनी नोट्स बनाओ, ठीक है, नोट्स को एज अ रिवीजन पढ़ो, मैं ये कहना चाहती थी। एंड आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आता है, कोई भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो जस्ट कमेंट मी डाउन, मैं उसका रिप्लाई करूंगी श्योरली, ओके। एंड देन अपने नोट्स से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, एंड थैंक यू, बाय बाय।